व्यवस्था निरंकुश हो जाए तो कैसे अपनों के लिए क्रांति की मशाल जलाते हैं। कोई नेपाल के जेन जी से सीखे। नेपाल की सड़कों पर खून, संसद भवन में आग, मीडिया हाउस को जलाकर राख कर दिया गया, मंत्रियों को सड़क पर घसीट घसीट कर पीटा गया, एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नेपाल में हो रहा है ये क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। क्या यह सिर्फ भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवा आंदोलन का है या इसके पीछे कोई और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश छिपी हुई है। नेपाल का सच आपको चौंका जाएगा, हिला देगा और आपको सोचना पड़ेगा कि पड़ोसी देश में चल क्या रहा है। ये खेल कहीं भारत को घेरने की चाल तो नहीं है। आइए एक बार ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर पूरा विषय समझते हैं। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और इस बार कारण बने हैं नेपाल के जेनजी युवा। मात्र 24 घंटे के अंदर जेनजी युवाओं ने कुछ इस तरीके से प्रदर्शन किया कि आग संसद भवन तक पहुंच गई और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजा आओ नेपाल बचाओ, इस हुंकार से पूरा नेपाल गूंज रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और देश के प्रमुख शहरों में मंगलवार को ऐसा राजनीतिक तूफान उठा कि हर कोई दंग रह गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये इस्तीफा किसी शांति के संकेत जैसा नहीं है। राजधानी की गलियां प्रदर्शनकारियों के हुंकार से गूंज रही है। जानकारी के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली ने नेपाल को छोड़ भी दिया है और दूसरे देश के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर में नेपाल में 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने जो तर्क दिया कि मैंने इसलिए बैन किया था कि ताकि यहाँ पर लोगों को नौकरी मिल सके और जब तक नेपाल राष्ट्र में आकर के ये सारी कंपनियां लोगों को नौकरी नहीं देंगी तब तक ये बैन जारी रहेगा। संसद भवन में घुसपैठ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि ये केवल ओली तक सीमित नहीं है। अब तक 4 अन्य मंत्रियों ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इनमें गृह मंत्री रमेश, कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव शामिल हैं। इस्तीफों की ये लहर साबित करती है कि नेपाल में सत्ता का समीकरण तेजी से बदल रहा है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा केवल वर्तमान सरकार तक सीमित नहीं रहा। हालांकि बैन तो रात को हटा दिया गया था, लेकिन अब वहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है। यानी कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है वो और भी ज्यादा अब तेज हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना होगा कि क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र ही बनेगा। दरअसल सन 2008 में नेपाल के संविधान में धर्मनिरपेक्षता के शब्द को जोड़ दिया गया था और उस समय से लेकर के 2015 यानी कि जब नेपाल राष्ट्र के संविधान को फिर से लिखा जा रहा था, उसमें संशोधन किए जा रहे थे, तो उस समय भी धर्मनिरपेक्षता उसमें जोड़ी गई थी, उसको नहीं हटाया गया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादुर देउबा और गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घर भी आगजनी कर दी। इस हिंसा ने साफ कर दिया कि जनता अब किसी से डरने वाली नहीं है। इन प्रदर्शनों का मुख्य कारण है भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन। युवा लगातार सड़क पर उतर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजधानी काठमांडू की गलियों में भारी भीड़ ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन्हें नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की तादाद और गुस्से ने हर रोक को चुनौती दी। इस आंदोलन में अब तक 20 लोगों की जानें जा चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी पीएम तक को दौड़ा कर पीटा, जिससे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय है। कुछ समय पहले ही जब पूर्व राजा यानी नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र के समर्थन में लाखों की संख्या में जनता सड़क पर उतरी और ये मांग कर रही थी कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो सोशल मीडिया के जरिए ये खबर खूब तेजी से फैलती चली गई और परिणाम ये हुआ कि आने वाले समय में वहां पर सोशल मीडिया को बैन किया गया, लेकिन अब वहां से इसको हटा दिया गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरीके से चाइना ने नेपाल में घुस करके अपनी योजनाओं को पूरी लागू करने की कोशिश की थी, जो पूरी तरीके से केपी शर्मा ओली की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, वो देखने योग्य होगा कि आने वाले समय में इसको किस तरीके से लिया जाएगा। राजनीति के जानकार बताते हैं कि इस हिंसा और इस्तीफों के बाद नेपाल की गठबंधन सरकार पर गंभीर संकट है। जुलाई 2024 से देश की सत्ता नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की CPN UML के बीच साझा की जा रही थी। अब यह गठबंधन टूटने की कगार पर है। देश के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं।
राजधानी और अन्य शहरों में भी ये प्रदर्शन है। सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि प्रशासन की नजरें हर जगह सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगी हैं। नेपाल में यदि हिंदू राष्ट्र फिर से स्थापित होता है तो केवल और केवल ये हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, बल्कि जगत के कल्याण की एक नई मुहिम भी खुल जाएगी। आमतौर पर कहा जाता है हिंदू यानी सनातन जगत के कल्याण का आवाहन करता है। यदि नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो जगत के कल्याण का रास्ता भी अपने आप खुलता चला जाएगा। युवाओं का मैसेज क्लियर है, हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। सोशल मीडिया पर बैन, भ्रष्टाचार और सत्ता में मिली हुई सुविधाओं के खिलाफ उनका रोष अब हिंसा में बदल गया है। यह आंदोलन नेपाल की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। इस संकट की वजह से नेपाल में न केवल राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर भी असर पड़ रहा है। निवेशक और विदेशी पर्यवेक्षक अब भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।